नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी यार पर। आज ये हमने जीके और जीएस क्वेश्चन लिए हैं। इसमें करंट अफेयर की भी क्वेश्चन हैं और सभी के लिए हैं, हिस्ट्री से, विज्ञान से और करंट से, और जो है स्टैटिक जीके भी की क्वेश्चन लिए हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन, ये सबके क्वेश्चन लिए हैं इसमें, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण सिद्ध हों सभी क्वेश्चन। और आप क्या करना है, देखिए इसमें 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, और उसमें आप सोच सकते हैं और सोच के आपका जो भी आपके मन में जो भी आंसर हो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, अपने आप मन में रख सकते हैं आंसर के लिए। उसके बाद ये जब क्यूज खत्म हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन ठीक किए, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि हाँ कितनी आपकी नॉलेज बढ़ चुकी है। क्योंकि आपने कुछ छात्र होंगे जो नए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लाल पर्यटन किससे संबंधित है? अमेरिका, रूस, चीन, ताइवान। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, यानी कि चीन में लाल पर्यटन अभी चर्चा में रहा था, तो ये लाल पर्यटन पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है, तो चीन में स्थित है। ये जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी जो 100वीं वर्षगांठ थी, 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी वजह से ये चर्चा में रहा था चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, बुकर पुरस्कार जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप करंट का क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, यान मार्टन या जोखा लार्ती या मार्की लुकास या डेविड डायोब। बताइए आंसर इसका क्या हो सकता है आपकी निगाह में, सोचिए। तो देखिए आपने सोच लिया होगा, हम ये मान के चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड डायोब। डेविड डायोब को 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बुकर पुरस्कार जो है एक जो साहित्य में दिया जाता है, और एक कोई किताब लिखने कर या कोई महत्वपूर्ण किताब के लिए इन्हें दिया जाता है। तो इसमें इन्होंने एक किताब लिखी है, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ठीक है, ये आपको याद रखनी हो या लिख लीजिए आप कॉपी में, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ठीक है, और इन्होंने ये किताब फ्रेंच भाषा में लिखी है। ठीक, इस भाषा में लिखी है, फ्रेंच भाषा में लिखी है, एट नाइट ब्लड एंड ब्लैक। ठीक है, इसमें देखिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं, 50,000 पाउंड दिए जाते हैं इसमें, जो बुकर पुरस्कार है। और इस बुकर पुरस्कार को 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी बैंक का विश्व बैंक का किसको जो विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अमेरिका में। तो वहाँ पर इसका जो मुख्यालय कहाँ किया है, मतलब शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है उसमें? ठीक है, तो आंसर बताइए, सोफिया स्वामीनाथन, गीता गोविंद, अनिल किशोरा या रंजीत साले। तो इसका आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी सोचिए। आपने सोच लिया होगा, हम ये मान के चलते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि रंजीत दिसाले। रंजीत दिसाले को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। देखिए, शिक्षा सलाहकार जो शिक्षा सलाहकार इन्हें नियुक्त किया है, ये ग्लोबल टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। ठीक है, ग्लोबल टीचर, ये भी याद रख सकते हैं आप कि ग्लोबल टीचर का अवार्ड किन्हें मिला है, तो इनके लिए दिया गया है, रंजीत दिसाले के लिए। और ये कब तक रहेंगे, तो ये 2024 तक इसमें इस पद पर रहेंगे। ठीक है, साथ में अगर इनसे बात की जाए तो इन्हें ग्लोबल कोच भी नियुक्त किया गया है। देखिए, ये क्या करेंगे, ये जो शिक्षकों का प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधार के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, रंजीत सिंह दिसाले, शिक्षा सलाहकार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय बताया है? हृदय, आत्मा बताया है। तो आप बताइए इसका आंसर। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे, हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए आप आंसर करिए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा बताया है संविधान की। ठीक है,
और ये संविधान के उपचार का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है, जिसके तहत आप मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। तो इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो सभी मूल अधिकार जो कि भाग 3 में दिए गए हैं, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हैं। तो ये सब मूल अधिकार दिए गए हैं। और इसमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं, तो इसमें जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसे आत्मा इस वजह से कहा गया है कि अगर कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम संविधान की उपचार का अधिकार से अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रक्षय और प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक है, ये दी गई हैं। देखिए इससे संबंधित अगर यहाँ पर बात की जाए, जैसे कि जो जी ऑस्टिन है, ऑस्टिन के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन के द्वारा डीपीएसपी को कहा गया है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है जी ऑस्टिन के द्वारा, ठीक है। तो सभी का अलग है। अगर भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है, संविधान उपचार का अधिकार को। और अगर पूछे कि वैसे आत्मा किसे कहा है, मतलब संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, किसे माना गया है सभी लोगों ने, तो वो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है, वैसे अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन। लेकिन अगर इनका नाम रख के पूछा जाए तो ये आंसर लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। ये जल्दी बताइए आंसर इसका, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले आप जो है एक क्यूज, अगर हमसे डेली क्यूज लगाएंगे तो आप इसको ज्वाइन करें और डेली करें इसके लिए, क्योंकि देखिए कोई काम हम अगर डेली करते हैं तो एक दिन सक्सेस ज़रूर होता है। अगर मान लो कहीं भी आप अगर गड्ढा भी खोद रहे हैं तो वो अगर खोदते रहेंगे तो उसमें पानी एक दिन ज़रूर निकल जाएगा। उसी प्रकार आप एक क्यूज डेली लगाते रहें और डेली इसमें साथ देखते रहें, जो कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए हमने इसमें अन अकेडमी में भी पढ़ाया है, तो उसमें भी, लेकिन आप उस पर जाने के लिए आपके लिए काफ़ी उस पर नेटवर्क भी शुरू चलते हैं। तो आप यहाँ पे ये पढ़िए और हम सभी क्वेश्चन इसमें कराएंगे और सब्जेक्ट का, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बताइए कि संशोधन कौन कर सकता है। देखिए अगर संशोधन की बात आती है तो कौन कर सकता है, राष्ट्र संसद। संशोधन संसद। और कहे स्थगित कौन कर सकता है, तो स्थगित कर सकता है राष्ट्रपति। स्थगित, ठीक है, यानी कि स्टॉप। स्थगित कौन कर सकता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। स्थगित कर सकता है संशोधन संसद करेगी, ठीक है। और देखिए अगर इसमें हम और बात की जाए, जैसे कि हमने पहले बात की मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। और इसमें जो संसद की संशोधन कर सकती है, तो संसद से अगर हम बात की है, संसद कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो 79 में जो है संसद की बात की गई है, 79 में। उसके बाद संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है, तो लोकसभा राज्यसभा, संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर एक विधायिका का निर्माण करती है। पूरी लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में दिया है और राज्यसभा आर्टिकल 80 में दिया है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, हमने इसका एक्सप्लेन पहले कर दिया है। इसकी संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आपको, अभी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें जल्दी से आंसर करेंगे हम। और इसका आंसर होगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है सभी के द्वारा, ठीक है। अगला इसमें अगर प्रस्तावना की बात की जाए, इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है, कि इसके ना होने से संविधान को अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है, प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका या प्रारंभ या भूमिका। इस कोई चीज़ शुरू होती है ना, तो उसे हम प्रस्तावना कह सकते हैं, जिससे। और अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो हमें प्रस्तावना को क्लियर होता है। ऐसे अगर संविधान में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही हो तो उसमें प्रस्तावना पढ़ी जाती है, तब उसमें जो है सब चीज़ क्लियर हो जाती है। तो प्रस्तावना जो है संविधान के निर्माताओं की जानने की कुंजी है, ठीक की है, संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी। ये वही प्रस्तावना है जो कि 22 जनवरी 1947 को
ठीक है, 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो देश का प्रस्ताव पारित किया गया था वही ये, तो बाद में इसको प्रस्तावना बना दिया गया था। ठीक है, इसको अधिनियमित कब किया गया था, तो यहाँ पर एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित किया गया। अधिनियमित कह सकते हैं, अंगीकृत कह सकते हैं, स्वीकार कह सकते हैं और आत्मसमर्पित भी कह सकते हैं। 1949 को इसी दिन जो है कानून दिवस माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए इसमें जो संशोधन हुआ है वो 3 जनवरी 1976 को इसमें पहली बार संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, प्रथम संशोधन। और ये क्वेश्चन जो है यूपी में आया था, यूपी जो लोअर पीसीएस की थी उसमें आया था कि इसमें तारीख पूछी थी कि किस तारीख को हुआ था ये संशोधन, तो 3 जनवरी 1976 को संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चल पड़ते हैं। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो किसके द्वारा मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसने की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्द से आंसर सोच लिया होगा अपना आंसर अपना, और आपका दिमाग भी इस पर काम कर रहा होगा ज़रूर। तो इसका मान के चलते हैं, आंसर हो जाएगा सी, शाहजहाँ के द्वारा जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ठीक है, शाहजहाँ की अगर बारे में बात की जाए तो इसका नाम, बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, खुर्रम इसका ये नाम याद रखना है, खुर्रम इसका बचपन का नाम था, खुर्रम। ठीक, पिता इसकी जहांगीर थे, ये आपको पता होगा। और इसकी पत्नी थी अंजुदो बानो बेगम, जो कि हजरत जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध है, अर्जुवंद बानो बेगम, जो कि इसकी पत्नी थी। ठीक है, इसके देखिए ये तो इसकी मुमताज़ महल थी जो आसफ़ खां की पुत्री थी, पूछ सकता है, आसफ़ खां की पुत्री थी। और इसके जो इसकी बीवी है, इसकी 14 बच्चे हुए थे। 14 बच्चे में 7 बच्चे की डेथ हो गई और बाद बाकी 7 बच्चे थे। ठीक है, और इसकी जो मृत्यु हुई थी एक बच्चे के दौरान हुई थी, बच्चे की प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसका शासनकाल पूछ सकता है। तो इसका शासनकाल था 1627 से लेकर 1658 तक इसका शासनकाल रहा है शाहजहाँ का। ठीक है, और इसकी जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी याद रखना है। जैसे किसी ने दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, और ये ताजमहल उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था ताजमहल, ये भी इसके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लंबे में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ये नादिर शाह के बारे में आप जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर सोचिए कि कौन सा ऐसा शहर था, कौन सा ऐसी जगह थी इस पर आक्रमण नहीं किया था। इस ऑप्शन में से चारों में से लाहौर, दिल्ली, करनाल या कन्नौज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा, कन्नौज में इसने चढ़ाई नहीं की थी। तो नादिर शाह के बारे में बात की जाए तो ये ईरान का नेपोलियन कहा जाता है इसे, और इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ लूट के ले गया था, कोहिनूर हीरा ले गया था यहाँ से, और मयूर सिंहासन वगैरह कई चीज़ जो है यहाँ पर लौट के मतलब लूट के ले गया था। और इसका जो है करनाल का युद्ध इसमें पूछा जाता है काफ़ी। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में अंग्रेज़ों इसके जो नादिर शाह और मुगल साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम जल्द से जल्द कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, काबुल या आगरा। देखिए एक मकबरा से हम सारे क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं, इस वजह से एक मकबरा ले रहे हैं और सभी का इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जल्दी बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप जल्दी सोचिए, आपके लिए कुछ समय दिया जाता है सोचने के लिए। तो इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अब पूछा जाता है कि बाबर का कहाँ है? बाबर का तो काबुल में है बाबर का। और अकबर का कहाँ पर है? अकबर का सिकंदरा में है, अकबर सिकंदरा हो गया। और जहांगीर का कहाँ पर है? जहांगीर का शाहदरा में, जहांगीर का कहाँ है? शाहदरा में। और शाहजहाँ का कहाँ है? आगरा में। औरंगजेब का कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक है, ये जो मकबरा है याद रखने हैं। ठीक है, हम जो बोलते रहें उनके लिए आप ध्यान से सुनते रहें। कपास का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? कपास का जो नंबर 1 पे उत्पादन पे कौन है? तो जल्द से आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है कपास में अग्रणी राज्य है। और गुजरात में की बात की जाए तो गुजरात का अभी जो CM है वो कौन है? तो विजय रूपाणी यहाँ की जो CM है। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं।
देवव्रत। ठीक है, तो ये भी इसके क्वेश्चन याद रखने हैं। और इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए तो 1960 को हुई थी। ठीक है, 1960 में हुई थी, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। यानी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है? अपर्दन, निक्षेपण या लवणीकरण या अपक्षय? सोचिए आंसर इसका। आंसर हो जाएगा इसका निक्षेपण। निक्षेपण के द्वारा जो है मिट्टी की रचना की जाती है। निक्षेपण एक क्रिया है, इसके द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। ठीक है। भारत में खाद्य में सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? भारत में जो खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? आंसर बताइए सर आप। तो इसका आंसर जल्दी से जल्द सोचिए। खपत सबसे ज़्यादा खाद्य की कहाँ पर की जाती है और जहाँ सबसे अच्छी खेती हो रही होगी वहीं पर जो है खपत ज़्यादा की जा रही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब के द्वारा जो है खाद्य की सर्वाधिक खपत की जा रही है पंजाब के द्वारा। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो विजेंद्र सिंह बदनौर जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। पंजाब में जाके लोग बदनाम हो जाते हैं, तो पंजाब सिंह बदनौर, विजेंद्र सिंह बदनौर यहाँ की जो है राज्यपाल हैं। ठीक है। और इसकी पंजाब की स्थापना की बात की जाए तो 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, ये स्थापना पूछ सकता है। अगला है राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सिंह का जो स्तंभ है वो कहाँ से लिया गया है, जो हमें हमारे संविधान में एडॉप्ट किया गया है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा, सोचिए जल्दी से सोचिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें जल्दी इसमें लाइव क्विज भी लेकर आएंगे। जैसे ही हमारे से ज़्यादा इसमें छात्र जुड़ जाएंगे उसके बाद इसमें लाइव क्विज लेकर आया करेंगे शाम को एक टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सिंह स्तंभ है वहाँ से लिया गया सारनाथ। और सबसे पहले जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उद्योगों वो सारनाथ में हुई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक, उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम की संगीतकार किसे माना जाता है? रघुपति राघव राजाराम का संगीतकार किसे माना जाता है? ये जब गाना आया था, जब गांधी जी द्वारा यात्रा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर जल्दी लाइए। इसका आंसर हो जाएगा विष्णु दिवंकर पालुस्कर नाम से ये व्यक्ति थे। उन्होंने इसको संगीतकार थे। ठीक है, ये इन्होंने इसको संगीत दिया था। और दांडी मार्च की आप यात्रा के बारे में जानते हैं। ये 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च 1930। ठीक है, 1930 को आयोजित हुई थी ये। और इसमें 78 सदस्य थे। 78 सदस्यों को लेकर, 78 अनुयायियों को लेकर गांधी जी ने यात्रा प्रारंभ की थी। और इसमें एक अमेरिकी भी था, बेब मिलर जो थे अमेरिकी था इसमें। ठीक, बेब मिलर एक अंग्रेजी अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का था। और इन्होंने साबरमती आश्रम से स्टार्ट की और दांडी तक इस यात्रा की थी। और इसमें नमक सत्याग्रह तोड़ा था। ठीक है, इन्होंने क्या तोड़ा था? इसमें दांडी में नमक सत्याग्रह तोड़ा था। नमक सत्याग्रह शुरू किया था और नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, और इसमें पूछेगा ये इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने 6 अप्रैल इसी के दौरान 6 अप्रैल को क्या किया था? इन्होंने सविनय विज्ञान आंदोलन चालू किया था 6 अप्रैल को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, 6 अप्रैल 1930 को सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी इसमें आंसर कीजिए आप। कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना लिंग चेंज कर सकता है? ठीक है, आंसर जल्दी कीजिए। ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जल्दी सोच लिया होगा आपने, हमने मान के चलते ही। और ऑप्शन नंबर बी, स्नेल जो है ऐसा जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरी हुए और सब क्यूज खत्म हो चुकी है। और देखिए इस पर साथ ही साथ हम इसका एक्सप्लेन भी करते चलते हैं, जो कि हमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं और जो हमारे आने वाले एग्जाम में सही होंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें, जिससे कि आपको आपकी कोई भी एग्जाम हो उसमें ये सभी में आपको सहायता दे। देखिए बहुत कम समय में इसका क्यूज कराने की कोशिश करेंगे हम, 10 या 15 मिनट में। तो 15 मिनट में आपको सब काम अगर आपके हो रहे हैं, क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, तो आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपको कम समय लग रहा है और उसका समय आपका वेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए यूट्यूब पे आप पढ़ते होंगे, आपको लगता होगा कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद आप छोड़ देते होंगे। तो इस वजह से हमारा कम समय में जो है इसका हम करा रहे हैं, जिससे कि आपको सहायता इसमें ज़्यादा मिले। धन्यवाद।